जय हिंद। तो चलिए आपकी वीडियो में थोड़ा सा देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहां पे समझा दिया था। अब थोड़ा सा देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें कैसा मतलब क्या क्रिया होती है, तो सारी डिटेल अभी इसमें देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे, चूंकि अभी हमने आपको क्या पढ़ाया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसमें हमने आपको बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के अध्ययन को गायनेकोलॉजी कहा जाता था। क्या कहते थे? गायनेकोलॉजी। तो अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? एंडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को एंडोलॉजी कहते हैं। इसमें सबसे पहले चीज हम देखेंगे थोड़ा सा मूत्राशय, यानी यूरिनरी ब्लेडर। क्या देखेंगे? यूरिनरी ब्लेडर। जो हम अभी आपको किडनी पढ़ाए हैं, तो वहां पे यूरिनरी ब्लेडर क्या होता था बता दिए थे। यानी जो हमारी, ये सपोज कीजिए कि ये हमारी किडनी हो गई, ये हमारी क्या हो गई? किडनी हो गई। किडनी क्या होती है? जब ये क्या करती है, रक्त को छानती है। रक्त को छानने के बाद यूरिन का निर्माण करेगी। उस यूरिन को कहाँ भेज देगी? ये उस यूरिन को ये भेज देती है यूरिनरी ब्लेडर में। कहाँ दे देगी? यूरिनरी ब्लेडर में। ये हमारा क्या हो जाता है? यूरिनरी ब्लेडर हो जाता है। क्या हो जाता है? यूरिनरी ब्लेडर। क्या बोलेंगे भैया इसको? यूरिनरी ब्लेडर। अब इस यूरिनरी ब्लेडर में हमारा मूत्र इकट्ठा होता है, माने मूत्राशय। क्या होता है? मूत्राशय। मूत्राशय में क्या इकट्ठा होता है? तो मूत्र इकट्ठा होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर में क्या इकट्ठा होगा? तो यूरिन इकट्ठा होता है। यूरिन अब इकट्ठा हो गया, तो इसको शरीर से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई मार्ग होना चाहिए। और अभी हमने बताया था कि पुरुष के नर जनन तंत्र में, कल वाले वीडियो में बताया था कि वहां पे जैसे मादा के जनन तंत्र में देखेंगे तो वहां पे ओवम बनता था, वैसे ही इसमें देखेंगे तो यहाँ पे स्पर्म बनता है। क्या बनता है? स्पर्म। अब स्पर्म को बाहर निकलना हो या फिर इस यूरिन को बाहर निकलना हो, तो उसके लिए एक मार्ग होना चाहिए। उस मार्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिस। इस मार्ग को क्या बोलेंगे भैया? पेनिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पेनिस कहते हैं। पेनिस को हिंदी में अगर देखेंगे तो शिश्न कहते हैं। पेनिस को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? शिश्न कहते हैं। पेनिस को हिंदी में क्या कहेंगे? शिश्न कहते हैं। इसी शिश्न के थ्रू ये हमारी यूरिन जो है शरीर से बाहर निकलती है। शरीर से बाहर निकलती है इसके थ्रू, पेनिस के थ्रू। तो यूरिन जिस मार्ग का वहन करती है शरीर से बाहर निकलने के लिए, उसे हम लोग पेनिस कहते हैं। पेनिस को हिंदी में क्या कहेंगे? शिश्न। ये हमारा हो जाएगा पेनिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखता है। ये हमारा दोनों वृषण हो जाएगा। वृषण के बीच में यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यही है हमारा यूरिनरी ब्लेडर। क्या है? यूरिनरी ब्लेडर हो जाएगा। और इसी के थ्रू ये जो बीच में दिख रहा है आपको, इसी को हम लोग शिश्न या क्या बोलते हैं? पेनिस। पेनिस के थ्रू यह हमारा बाहर चला जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, तो इसमें पहले हम दो वृषण बना लेते हैं। क्या बना लेंगे? दो वृषण बना लेते हैं। पेनिस से ये तो हमने बता दिया है, वृषण बना लेते हैं। ये दो सपोज किया कि ये हमारे दो वृषण हो गए। वृषण को इंग्लिश में हमने बता दिया था कि आपको टेस्टिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। वृषण को हिंदी में भैया, वृषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। इसी टेस्टिस में हमने बताया था कि एक हार्मोन का निर्माण होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन कहते हैं। जिसे कौन सा हार्मोन कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। ये कहाँ बनता है? तो टेस्टिस में बनता है। इसीलिए इस हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, ये बनना कब स्टार्ट होता है? तो हमने बता दिया था कि 13 से 14, यानी 12 से 13 किसी में 13 से 14 एज में बनना ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे एक जो हमारा वृषण होता है, इसकी अगर लंबाई लिखेंगे तो 3.4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ये लंबाई की बात करें, ऐसे जो लंबाई, ये जो लंबाई दिख रही है आपको ऐसे, ये 3 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। वहीं अगर चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई होती है हमारी 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर। वहीं अगर इसकी मोटाई की बात करेंगे तो मोटाई लगभग होती है 2.5 सेंटीमीटर के लगभग। मोटाई कितने के लगभग होगी? 2 से 2.5 सेंटीमीटर के लगभग इसकी मोटाई होती है। एक टेस्टिस की हम बता रहे हैं। एक टेस्टिस में हम लोग देखेंगे तो करीब 250 पक्ष होते हैं, 250 रूम होते हैं।
क्या होते हैं 250 कक्ष। यहाँ पे थोड़ा सा एक वृषण को अकेले बना दे रहे हैं कि सपोज कीजिए कि ये हमारा वृषण है, इसमें कितने कक्ष हो गए भाव 250 कक्ष होते हैं एक वृषण में। कितने कक्ष 250 कक्ष। इन्हीं कक्ष में क्या होता है हमारे स्पर्म का निर्माण होता है। इन्हीं कक्ष में किसका निर्माण होता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसी में किसका निर्माण होगा स्पर्म का शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है इसी वृषण में जो 250 कक्ष होते हैं उसी कक्ष में स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इस टेस्टिस की सुरक्षा के लिए इसके बाहर एक आवरण होता है। इस टेस्टिस की सुरक्षा के लिए इसके बाहर एक आवरण होगा, यानी इसके बाहर एक क्या होगा आवरण होगा जो इस टेस्टिस की सुरक्षा करता है, यानी चोट वोट लगने से इसको बचाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे वृषण कोश कहते हैं। टेस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं वृषण। तो वृषण जिसमें होता है अर्थात वृषण की जो रक्षा करता है उसे हम लोग वृषण कोश कहते हैं। ये क्या हो जाएगा बहु वृषण कोश कहेंगे। क्या कहेंगे वृषण कोश। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वृषण किसमें होते हैं तो वृषण कोश में। वृषण की रक्षा कौन करता है तो वृषण कोश करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए हैं। इस एक वृषण में 250 कक्ष होते हैं जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसी इस पर टेस्टिस के ऊपर हम लोग देखेंगे एक और लेयर होती है। ऐसे घुमावदार संरचना देखने को मिलेगी आपको जालिका वृत्त, घुमावदार जालिका नुमा संरचना देखने को मिलेगी। ये एक टेस्टिस की जूमिंग संरचना है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा ये संरचना क्योंकि ये अभी नॉर्मल, लेकिन जब इसको जूमिंग करके देखेंगे तो कुछ ऐसी तरह से घुमावदार संरचना देखने को मिलती है जिसे हम लोग हिंदी क्या कहते हैं अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं अधिवृषण। क्या कहेंगे भैया अधिवृषण कहते हैं। यहाँ से एकदम बहुत ध्यान से समझना कि वृषण कहाँ होगा तो वृषण कोश में। वृषण कोश के ऊपर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमको दिखेगा। एक घुमावदार नुमा एक संरचना दिखेगी जिसे हम लोग अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं अधिवृषण। तो जब स्पर्म हमारा इसमें बनता है टेस्टिस में जो 250 कक्ष उसमें स्पर्म बनेगा। ये स्पर्म बनने के बाद कहाँ जाएगा अधिवृषण में जाता है। अधिवृषण में से 2 नलियां निकली रहेंगी। अधिवृषण में से एक नली निकली रहेगी, उस नली को जोड़ दिया जाता है। अधिवृषण से नली निकली रहेगी। क्या निकली रहेगी नली। यहाँ से बहुत नली निकाल, ये नली जाके जुड़ती है हमारे शीश नली में। ये नली कहाँ जाके जुड़ेगी शीश में जुड़ जाती है भैया। ये नली जुड़ जाएंगी कहाँ भाव शीश में जुड़ जाती हैं। और जहां पे ये जुड़ती है शीश में के थ्रू माने पेनिस के थ्रू बाहर चला जाता है क्या स्पर्म। क्या चला जाएगा बाहु बाहर स्पर्म चला जाएगा। शीश में के थ्रू हम देखेंगे बाहर चला गया। लेकिन आप थोड़ा सा बाहु यहाँ पे ध्यान से समझना कि अभी हमने बताया कि यूरिन को बाहर जाने के लिए यही पेनिस है और स्पर्म को भी बाहर जाने के लिए यही पेनिस है। दोनों को बाहर निकालने के लिए स्पर्म को और यूरिन को बाहर निकालने के लिए हमारी होती है केवल और केवल पेनिस होती है। तो अब भैया कभी कभी दिक्कत हो जाए कि कभी निकल रहा है हमारा स्पर्म उसी टाइम पे कहीं यूरिन ना निकल जाए, या फिर निकल रहा है हमारा यूरिन तो उसी टाइम पे कभी स्पर्म निकल जाए। तो ये गड़बड़ ना हो इसके लिए यहाँ पे एक चेक पोस्ट होता है। एक क्या होता है बाबू एक चेक पोस्ट होता है। एक क्या होगा चेक पोस्ट होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहेंगे बाबू प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि हमारी जो पेनिस है और हमारा जो ये क्या है यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग को हम लोग क्या बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हमारा जो यूरेथ्रा है। और एक चीज से आपको नहीं बताया गया कि शुक्राणु जिस मार्ग से निकलते हैं जिस मार्ग से निकलते हैं तो यहाँ पे हमने बताया कि 250 कक्ष है। यहाँ पे हमारे स्पर्म बनते हैं बाबू ध्यान से समझना। हमारे स्पर्म कहाँ बनेंगे इन्हीं 250 कक्ष में बनेंगे। इसमें बनने के बाद किसमें चले जाते हैं अधिवृषण में। कहाँ चले जाएंगे अधिवृषण में। अधिवृषण उसको एक नली के थ्रू बाहर भेजेगा। अधिवृषण उसको कहाँ भेजेगा एक नली के थ्रू बाहर भेजेगा। तो भैया उस नली को तो कुछ कहेंगे
तो उस नली को हम लोग शुक्रवाहिनियां कहते हैं। इस नली को हम लोग क्या बोलेंगे? शुक्रवाहिनियां। क्या कहेंगे? शुक्रवाहिनियां। क्यों शुक्रवाहिनियां कहते हैं इसे? क्योंकि ये शुक्राणुओं को लेके जाती है। जैसे अभी जब हमने किडनी पढ़ा रहे थे आपको, तो वहां पे बताया था कि जो मूत्र को लेके जा रहे थे उसे मूत्रवाहिनियां, उसी प्रकार से ये शुक्राणु को लेके जाती है, इसलिए इसे शुक्रवाहिनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनियां कहते हैं। और ये शुक्रवाहिनियां और ये जो हमारा यूरिथ्रा मूत्र मार्ग है, ये जब आपस में एक कहीं जगह कनेक्ट हो रहा है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे सब कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से एक इधर वाली शुक्रवाहिनियां गई, एक इधर से शुक्रवाहिनियां आ गई, और ऊपर से यूरिथ्रा आ रहा है। ऊपर से क्या आ रहा है? यूरिथ्रा। तीनों एक जगह कनेक्ट हुए, तीनों एक जगह भैया कनेक्ट हुए। तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट तो होना चाहिए जो भैया यूरिन के टाइम स्पर्म को रोक दे, और स्पर्म जब निकल रहा हो तो यूरिन को रोक दे। यानी जब शरीर से पेनिस के थ्रू हमारा स्पर्म निकले तो यूरिन को रोक दे, उधर पेशाब को रोक दे, और जब पेशाब निकले तो उधर स्पर्म को रोक दे। उसी चेक पोस्ट को हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। इसी चेक पोस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। यही प्रोस्टेट ग्लैंड किसी में खराब हो जाता है तो वहां पे प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। पुरुषों में देखेंगे तो अधिकतर केस मिलता है प्रोस्टेट कैंसर का, क्योंकि ये चीजें जब खराब हो जाएंगी, यहाँ पे जो चेक पोस्ट का काम कर रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि, ये खराब होती है तो यहाँ पे एक प्रोस्टेट नामक कैंसर हो जाता है। ठीक है, एक प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। और इसमें हम एक चीज देखेंगे थोड़ा सा, कि इसमें देखेंगे कि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे जब बनना स्टार्ट होता है, जैसे देखेंगे करीब हमारा हमने बता दिया कि 13 वर्ष के लगभग ये स्टार्ट हो जाता है। 13 वर्ष के आसपास ये क्रिया स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाती है, ये मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन आजीवन जब तक वो जिंदा रहेगा इंसान, जिंदा रहेगा आदमी, वो तब तक ये स्पर्म बनते रहते हैं। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फीमेल में हमने आपको शायद नहीं बताया हो, फीमेल में बताया कि पहले की 10 से 12 एज में उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो स्टार्ट हो जाता है, अर्थात ओवम बनना, अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब वो 50 के आसपास यानी 50 एज में जाते हैं तो वहां पे उनके जो ओवम है वो नहीं बनते हैं। ठीक है, 15 की एज में उनके बॉडी में ओवम बनना यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है। किस एज में? 15 एज में। तो फीमेल में किसमें? फीमेल में ओवम बनना कब बंद होगी? 15 एज के आसपास। किसी में शायद 51-52 चला जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी आप समझिए कि जब वो महिला 50 साल के आसपास चली जाएगी तो उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है। लेकिन मेल में देखेंगे यानी एक आदमी में देखेंगे तो उसमें हमेशा ही स्पर्म बनते रहते हैं, हमेशा। यानी जब से वो बनना स्टार्ट हुए 12-13 से, तो फिर जब तक वो आदमी जिंदा रहेगा तब तक उसके अंदर स्पर्म बनते रहेंगे। लेकिन फीमेल में जब 10 से 12 में स्टार्ट होगा तो वो 50 की एज में बंद हो जाएगा, उसके बाद ओवम जो है नहीं बनते महिला में। ठीक है, और